एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या आप झारखंड से इस बार बीएड, एमएड या बीपीएड करना चाहते हैं और आपने ऑलरेडी जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो अप्लाई कर चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं और वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसमें लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। आज का जो क्लास है ये 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके ही जो हिंदी के क्वेश्चंस है आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं 15, यानी कि 15 क्वेश्चंस जो लैंग्वेज से आते हैं, 15 हिंदी में आते हैं, 15 आपके इंग्लिश में आते हैं। आज का क्लास जो है वो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देख लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको आज के इस लेक्चर से, आज की इस वीडियो से साहित्यकार एवं रचनाएं जो है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। शब्द भेद जैसे अव्यय एवं सर्वनाम, क्रिया एवं धातु, काव्य एवं संपादक, साथ ही साथ व्याकरणिक संरचनाएं जैसे संधि एवं विशेष्य, ये सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये है हिंदी प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये आपका एंट्रेंस एग्जाम में आया था, उसी को ही हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न है कि कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो डैश नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि जो वो घराने थे वो कौन से नाम से प्रसिद्ध थे, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले ए है सुंगनी साहू, फिर है नवाब राय, फिर ऑप्शन नंबर सी है कौशिक और आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको जो सही उत्तर है वो बताना है कि कवि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म काशी में हुआ था एक संपन्न घराने में, उस घराने का जो नाम है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा सुंगनी साहू। क्या बताया जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का परिवार जो थे वो वाराणसी काशी में सुंगनी साहू के नाम से विख्यात था। यहाँ उनके विशेष प्रकार की सुंगनी, सुंगनी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नशे या तंबाकू का व्यापार होता था। इसी कारण उनके परिवार को यह उपनाम मिला था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुंगनी साहू करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका कि सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, ये सब क्या है? ये सभी उपन्यास है। आदि उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है आपको वो बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऋषभ चरण जैन, फिर है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है प्रेमचंद और डी ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। आपको बताना है कि सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि जैसे जो उपन्यास है उनके उपन्यासकार कौन है, आपको ये बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर कौन है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो है वो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। सेवा सदन उनका पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास था और रंगभूमि व निर्मला जो है वो क्या है, समाज की जो भी कुरीतियां थी उस पर वो प्रहार करते थे, उनके बारे में वो लिखते थे। यानी कि समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने वाली उनकी कालजयी रचनाएं हैं। क्लियर है? 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तार सप्तक के संपादक डैश थे, कौन थे, आपको बताना है। किसके संपादक? तार सप्तक के संपादक। विकल्प है आपके पास 4 ऑप्शन, अज्ञेय दिनकर, रांगेय राघव या फिर भरत भूषण अग्रवाल। किसके संपादक के बारे में पूछा गया है? तार सप्तक के संपादक के बारे में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने वर्ष 1943 में क्या किए थे? तार सप्तक का संपादन किया था। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी और इसी के साथ हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात हुआ था। यानी कि प्रयोगवाद जो है वो शुरू हो गया था इसी के साथ ही।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष शोकादि भाव सूचित करते हैं, उन्हें डैश अव्यय कहते हैं। तो ये क्या है? आपके अव्यय के ही अलग अलग जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइप है जिस टाइप में किसकी बात होती है कि जिन अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं रहता, उसका संबंध वाक्य से नहीं रहता है, बल्कि जो वक्ता होते हैं वो केवल हर्ष या फिर शोक ऐसी भावनाएं प्रकट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या क्या है? समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। विस्मयादि बोधक। देखिए, वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष या भय जैसे तीव्र मनोभाव को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी कि अगर आप आश्चर्य या फिर घृणा, शोक, हर्ष मतलब बहुत ज्यादा खुशी या डर, भय जो होता है, ये जो तीव्र मनोभाव होते हैं, इसको प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का, जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो होता है विस्मयादि बोधक। उसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय वो हो जाते हैं। इनका वाक्य के अन्य पदों से व्याकरणिक कोई संबंध नहीं होते हैं, जैसे वाह, छी या हाय। ये सभी क्या होते हैं? ये मनोभाव को दर्शाने के लिए ये शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डैश कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है। तो क्या है? डैश कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है सही उत्तर क्या है। अथवा धातु के अंत में लगा करके हम लोग उसको, जैसे के या कर या करके, हम लोग धातु के बाद इसको लगा करके उसको बनाते हैं, तो वो कौन से कृदंत अव्यय धातु हो जाएंगे, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को। क्या है आपके पास ऑप्शन? ए हो गया तत्कालिक, फिर बी ऑप्शन है पूर्वकालिक, सी है अपूर्ण क्रियाधोतक, और डी ऑप्शन है पूर्ण क्रियाधोतक। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक। यानी कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू करती है, तो जो पहली क्रिया होती है उसको हम लोग पूर्वकालिक करते हैं। जैसे एक काम को खत्म किया, एक काम को खत्म किया, ऑलरेडी डन, उसके बाद जो है सेकंड काम को वो शुरू कर रहा है, तो ये जो पहला काम है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूर्वकालिक। इसे बनाने के लिए मूल धातु में कर या कर के प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे पढ़कर, ठीक है, पढ़कर, वैसे ही लिख कर। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे डैश कहते हैं। यानी कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति, यानी कि किसी संज्ञा के विशेषण, उसके क्वालिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। विशेष से विधेय, धातु या प्रत्यय, ये 4 में से क्या है आपको बताना है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे डैश कहते हैं। जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या क्या? विशेष से विधेय, धातु, प्रत्यय। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विशेष्य। यानी कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए नीला आकाश में, जैसे नीला जो है वो विशेषण है, वो क्वालिटी बता रहा है। किसके क्वालिटी, किसके बारे में, किसका गुण बता रहा है? आकाश का गुण बता रहा है कि आकाश कैसा है, तो आकाश नीला है, क्योंकि उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर विशेष्य हो जाएंगे। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास कि किसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। देखिए, कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इन सब चीजें जो है आपको क्लियर रहेगी। इसको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या है आपके पास?
किसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था? 4 ऑप्शन है, नागार्जुन, रांगे राघव, शिव मंगल या फिर रामविलास शर्मा। देख लेते हैं सही उत्तर, तो नागार्जुन। यानी कि प्रगतिवादी विचारधारा के महान कवि कौन थे? बाबा नागार्जुन। का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। वे मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से साहित्य सृजन करते थे, यानी कि वो यात्री उपनाम से साहित्य लिखा करते थे, बनाते थे। क्लियर है? तो बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपको बहुत सारे जो रचनाएं हैं वो रचना और उसके जो रचनाकार है, ग्रंथ रचनाकार, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देख लेते हैं, इसके पास 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या क्या है ऑप्शन? ए है केशवदास, बी है प्रियदास, ऑप्शन सी है भूषण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या है क्वेश्चन? है कि रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्लियर है? बढ़ते हैं, इसके देख लेते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो केशवदास, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक ही रात में की थी। इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। कठिन शब्दावली और छंदों की विविधता के कारण ही इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। देखिए, कभी कभी आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि छंदों का जो अजायब घर है, छंदों का जो अजायब घर है वो कौन सा ग्रंथ है? किस ग्रंथ को हम लोग छंदों का अजायब घर कहते हैं? तो वो उसकी सही उत्तर क्या हो जाएगी? उसकी सही उत्तर हो जाएगी रामचंद्रिका। जो रामचंद्रिका ग्रंथ है उसी को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और ये किसने लिखे थे? केशवदास, जो आचार्य केशवदास थे उन्होंने ही इनकी रचना किए थे। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है कि मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे डैश कहते हैं। यहां पर आपको धातु के प्रकार जो है उसको बताना है कि किसी धातु से जहां से हमको ये पता चल रहा है कि वो किसी को वो प्रेरणा मिल रहा है, किसी की प्रेरणा समझी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक धातु। देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से भी आपको हिंट मिल जाता है। जैसे यहाँ पर प्रेरणा की बात की गई है तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको उसी तरह से दिया गया है। जैसे प्रेरणार्थक धातु हो गया, यौगिक धातु, नाम धातु, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रेरणा के बारे में ही। तो आप, अगर आपको सही उत्तर नहीं पता है तो भी आप 50-50 या फिर गेस, मतलब उसको सॉर्ट करके रिमूव कर सकते हैं कि हाँ, आप देखेंगे कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, ये होने का चांसेस है। तो इस तरह से अगर आपको नहीं पता रहता है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग रहता है तो कोशिश कीजिएगा कि वैसे क्वेश्चन को टच नहीं करना है जिसमें आपका डाउट हो। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रेरणार्थक धातु, तो जब क्रिया का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना। ओके, होपफुली यहां तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। क्या है कि डैश उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यानी कि हम किसी, जैसे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, क्लियर है, अब हम यहाँ पर पहला लाइन में संज्ञा का ऑलरेडी हमने यूज कर दिया है, संज्ञा शब्द का हमने प्रयोग कर दिए हैं। अब उसके बाद जो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसके बाद वो क्या होगा आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या क्या है? सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। आपको ये बताना है कि डैश उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। क्लियर है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के बदले जिस विकारी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बार बार संज्ञा का यूज ना हो इसके लिए, उसको रोकने के लिए, वाक्य को सरल बनाने के लिए जो संज्ञा, जो शब्द जो होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्या है प्रश्न की? डैश उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उलटकर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि डैश जो है उसकी उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग को उलटकर मूर्धा से लगाने से होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी भी लगाई जाती है। अब इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो डैश उच्चारण आपको बताना है कि वो कौन से है। ये चार ऑप्शन में से आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए द्विस्पृष्ट, मूर्धन्य, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं सही उत्तर। तो डी, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? देख लेते हैं कि इस प्रक्रिया से उच्चारित वर्णों को उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये वर्ण पढ़ते, तो यहां पर प ढ, ये ढ हो गया, और सड़क, ये सड़, ये अड़ हो गया। यानी कि ये वर्ण अड़ और ढ है। यद्यपि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, लेकिन बिंदी वाले विशेष रूप को उच्छिप्त कहना अधिक सटीक रहेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी कहा गया है, इनमें से कोई नहीं। आपको समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। यानी कि धातु को छोड़ करके दूसरे शब्दों में जो अलग दूसरे शब्द है उनमें प्रत्यय जोड़ते हैं और उससे धातु बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ये धातु के प्रकार है, जैसे संयुक्त धातु, प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु और नाम धातु। देखिए 2024 का जो क्वेश्चन है उसमें धातु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये चैप्टर जो है ये आप व्याकरण से पढ़ लीजिएगा। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। डी, नाम धातु। क्या बताया जा रहा है कि जो क्रियाएं यानी कि जो धातुएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि नाम धातु क्या हो जाएगा? नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है। जैसे हाथ जो है, हाथ ये क्या है? हाथ जो है ये संज्ञा शब्द है, और उसी से क्या बनाया गया है? हथियाना। उसी से क्या बनाया गया है? हथियाना। उसी तरह गर्म जो है वो विशेषण है, उसमें से गर्माना। तो ये क्या हो गया? ये हम लोग इसको कहते हैं नाम धातु। ये उदाहरण है किसके? नाम धातु के उदाहरण है, जो यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है? देखिए इसी क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्लियर है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है। चंदरबाई, हम्मीर, नरपति नल्ह और मिश्र बंधु। आपको बताना है ये चारों में से सही उत्तर क्या है। आपके आंसर है यहाँ पर चंदरबाई। चंदरबाई जो थे वो क्या थे? दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र और दरबारी कवि थे। चंदरबाई कौन थे? तो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र थे, उनके बेस्ट फ्रेंड अभिन्न मित्र थे, और दरबारी कवि भी थे। उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो
हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कबीर डैश के शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अनंत दास, नौभादास, स्वामी रामानंद और हरिदास। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। स्वामी रामानंद। संत कबीर दास जी प्रसिद्ध वैष्णव कौन? संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने ही कबीर को राम नाम का गुरु मंत्र दिया था, जिसे कबीर ने अपने निर्गुण भक्ति का आधार बनाया। बढ़ते हैं इस लेक्चर के जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षर, दो अलग अलग अक्षर की बात कर रहे हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के आपस में मिलने से या पास पास आने से उनमें जो विकार होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्रिया, समास, अलंकार या संधि। आपको बताना है कि जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं या आसपास रहते हैं तो उनके मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा संधि। व्याकरण में दो वर्णों जैसे स्वर या व्यंजनों के अत्यंत निकट आने पर उनके मिलने से जो ध्वनि परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अगले क्लासेस में यानी कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का था उसका ही जो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? ये आपका जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो इस साल होने वाला है 2026 उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल का ये प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको मिल जाता है जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी है वो मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे 2025, 2024 और 2023 इसमें से हम लोग ऑलरेडी 2025 का कंप्लीट हो चुका है। अभी 2024 का आ रहा है और 2023 का भी आएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे, आपको एग्जाम लिखने में, एग्जाम में सही अच्छे तरीके से नंबर मार्क्स जो है अचीव करने में हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है ये इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए काम का है, तो आप इसको लाइक करेंगे। कुछ सजेशंस अगर आपके पास है और कुछ डाउट होंगे तो आप उसको जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप उन तक जरूर शेयर करें, पहुंचाइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो जब हम पोस्ट करेंगे तो आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, इस पर भी जुड़ सकते हैं। ये सभी का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप क्या करेंगे, अपना प्रिपरेशन जो है उसको जारी रखिए। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।